अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर भी हमारे पास गाजिस लॉ की एप्लीकेशन में आता है, मगर आज हम प्लेनर सिमेट्री देखेंगे। इससे पीछे हमने सिलेंड्रिकल सिमेट्री का केस देखा। तो जनाब, आज हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट में क्या होगा। फिर हम देखेंगे कि भाई आपके पास जब वो एक सिंगल शीट, फिर हम पैरेलल शीट्स के बारे में देखेंगे, पैरेलल प्लेट्स के बारे में देखेंगे कि दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो जनाब, तो ये हमारे आज के मेन टॉपिक हैं। तो आपको समझ आ रही है कि हमने गाजिस लॉ इस्तेमाल करना है। गाजिस लॉ में आज जो सिमेट्री होगी डेट इज प्लेनर सिमेट्री में हम जाएंगे और उसमें दो केसेस आगे फर्दर देखेंगे। एक केस और भी है, वो जस्ट एक इंट्रो के तौर पे देखेंगे। शुरू करते हैं जनाब। मेन हेडिंग है अप्लाइंग गाजिस लॉ, जिसमें प्लेनर सिमेट्री की हेडिंग है। तो पहली हेडिंग है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्जेस। जैसा कि नाम से अब आपको समझ रहे हैं कि आप एक ऐसी शीट को समझने वाले हो जिसपे चार्ज ही चार्ज है और वो इनफाइनाइट है और वो नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि वो चार्ज उसकी सरफेस पे है, कंडक्ट नहीं हो रहा कहीं। तो उसकी वजह से मुझे फील्ड मालूम करने को कहा जा रहा है। समझ आ गई बात। इनफाइनाइट बहुत ह्यूज शीट है, यानी उसके ऊपर चार्ज स्प्रिंकल है। आपने देखना है वो चार्ज वहां पे ट्रेवल मूव नहीं कर सकता, नॉन कंडक्टिंग है। तो उसकी इतनी बड़ी शीट की वजह से जो फील्ड बनने वाली है वो फील्ड मुझे मालूम करने को कहा जा रहा है। ठीक है। तो जनाब, अब मैं क्या करता हूं कि वो पूरी शीट लेने की बजाय उसका एक पोर्शन लेता हूं, और वो पोर्शन एक आपके पास थिन शीट है, इनफाइनाइट है, नॉन कंडक्टिंग है। मगर अब जो ये असल चीज है वो ये है कि आपके पास यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कि यानी जो पूरी शीट का किरदार है चार्जेस का, मैं एक उसका पीस लेके उसका किरदार चेक करने वाला हूं। क्यों, किस वजह से ऐसा करने वाला हूं? क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जनाब, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, जिसे हम सिग्मा से जाहिर कर देंगे। अब ये मामला हम कैसे ले सकते हैं? लेट्स से एक प्लास्टिक की शीट हो जिसपे चार्ज स्प्रिंकल एक साइड पे कर दिया गया हो, तो ये उसका एक सिंपल सा मॉडल बन जाएगा। यानी प्लास्टिक की शीट की एक साइड पे चार्ज है तो आप उसे वही कंसीडर कर सकते हो। अच्छा जी, तो लेट्स से आप फिग में देख सकते हैं, आपको एक शीट का पीस दिखाई दे रहा है, उससे हम कितनी दूरी पे, आर डिस्टेंस की दूरी पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड मांगी जा रही है। तो हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। हमने पढ़ा कि सबसे पहले गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ाई थी? इमेजिनरी होगी, क्लोज होगी, और उस जगह पे ड्रा करेंगे जिस जगह पे मुझसे ई की वैल्यू मांगी जा रही है। तो ये तीन बातें आपने अपने ज़हन में रखनी है। तो आप देखो, जो गॉसियन सरफेस मैंने ली वो कैसी ली? आपने क्लोज सिलेंडर शेप में ली। जैसा कि आप देख सकते हो ये क्लोज होगी, ये आपके पास इमेजिनरी है और उस जगह पे मौजूद है जहां पे मुझसे ई की वैल्यू मांगी जा रही है। ठीक है। अब आपको ये जो नजर आ रही है गॉसियन सरफेस, ये आपको लग रहा है जैसे शीट के अंदर से गुजर रही है, पास कर रही है उसको परपेंडिकुलरली। ठीक है। तो इसका मतलब अब जो शीट है, जो ये आप गॉसियन सरफेस ले रहे हो, ये शीट के अंदर से गुजरती हुई आपको महसूस हो रही है। तो इसके जो एंड्स कैप हैं वो आपको ऐसे लगेगा जैसे शीट के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है फील्ड के साथ। यानी फील्ड जो गुजर रही है और जो एंड कैप्स हैं वो उसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर शेप में है, जैसे आप फिग में यहाँ पे देख सकते हैं। तो जनाब, अब आपके पास चूंकि चार्ज पॉजिटिव है, उसकी डायरेक्शन जाहिर सी बात है उसकी फील्ड लाइंस बाहर की जानिब होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपके पास है एंड्स कैप में से गुजर रही हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक होगी बात। तो अब आप अगर इस एंड कैप्स पे वेक्टर फॉर्म देखो, नॉर्मल लगाओ, तो जिस सिंथ में फील्ड लाइन जा रही है उसी सिंथ में नॉर्मल होगा। दोनों एंड्स पे वैसे ही होने वाला है। मगर जो फील्ड लाइन गुजरेंगी, जो बाहर को आएंगी, वो कर्व सरफेस के लिहाज से देखो, तो कर्व सरफेस पे जो नॉर्मल होगा वो उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब वहां से कर्व सरफेस को तो पायरस नहीं ना कर रही, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड कैप्स को पायरस कर रही है, कर्व सरफेस को नहीं करेंगी, यानी उसको में से काट के नहीं गुजर रही है कह लो। तो इसका मतलब कोई फ्लक्स नहीं होगा कर्व सरफेस में से। तो अब आपने जो टोटल फ्लक्स निकालना है, तो आपने जो गॉसियन सरफेस है उसके एक तरह से तीन पार्ट्स इमेजिन कर लिए। एक एंड्स कैप्स है, आउटर कैप कह लो, लेफ्ट कैप, राइट कैप कह लो आप, फिर आप कह लो कर्व सरफेस।
अब आप जानते हैं फिग में नजर आ रहा है कि ई और ए की डायरेक्शन सेम है, दोनों कैप्स वाली साइड पे, तो कॉस 0 आ जाएगा। जो कर्व सरफेस होगी आप उसमें इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल लोगे तो एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। चाहे नीचे ले लो चाहे इधर ले, जिस साइड पे भी मर्जी लोगे एंगल 90 बनेगा। तो कर्व सरफेस की वजह से तो फ्लक्स नहीं आने वाला। तो आपके पास ई, आपके पास कॉस 1 आ जाएगा, तो दोनों आप सम अप करके 2 टाइम कर दोगे, तो अब आपके पास जो टोटल एरिया है कैप्स का वो ए है, तो आप बोलोगे 2EA आ जाएगा। ठीक होगी बात, दोनों को ओवरऑल सम करके लिख दिया। अब चूंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हम जान सकते हैं, Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा ए। तो जो गाजीज लॉ आपने पढ़ा हुआ है, अब इसमें आपको फाई की वैल्यू भी मालूम है, Q की वैल्यू भी मालूम है, दोनों वैल्यूज लेके इसमें प्लेस कर दो। वो वैल्यू प्लेस कर दी, ए से कट जाएगा, ई बराबर आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हो इस फिगर में से आउटवर्ड ड्रॉन है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव की वजह से बाहर की जानिब होंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर वो अंदर की जानिब आ जाती, इनवर्ट आ जाती है उसकी डायरेक्शन। तो इसका मतलब हम इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से बता सकते हैं। अगर आप वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करना चाहो, जो फार्मूला मैंने ड्राइव किया वो मैग्नीट्यूड वाइज था, अगर आप यूनिट वेक्टर साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो मुझे उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब असल मुद्दा ये है कि मैंने तो इनफाइनाइट शीट का सवाल था मेरे पास। अब इनफाइनाइट शीट फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो अभी मैंने सारी डेरिवेशन की है इसको हम एक लिमिटेड शीट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये जवाब बिल्कुल वैसा ही आएगा। यानी आपके पास ये अप्रोक्सीमेशन अच्छी होगी अगर हम वो जो डिस्टेंस ले रहे हैं, जो दूरी, जितनी दूरी पे मैं देख रहा हूं उस फील्ड को, वो डिस्टेंस आपके पास क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ द शीट, तो वो बिल्कुल वैसा ही जवाब आएगा जैसे आप इनफाइनाइट शीट के बारे में इमेजिन कर रहे हो। तो समझ आ गई ये पॉइंट। तो अब आपके पास ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के कंसेप्ट से। ठीक होगी बात। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे देखनी है बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, तो दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो उसको समझने के लिए पहले अलग अलग समझते हैं। एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट, एक प्लेट नेगेटिव प्लेट, वो समझो अलग अलग है। तो आप एक क्रॉस सेक्शन लोगे इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट का जिसपे एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज है, यानी आप अलग अलग समझो कि पॉजिटिव प्लेट अलग पड़ी है कहीं, नेगेटिव प्लेट अलग पड़ी है कहीं, तो वो जो एक्सेसिव चार्ज है वो प्लेट के ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास वो जो थिन प्लेट है लार्ज है, तो हम कहते हैं कि एक्सेसिव चार्ज दोनों साइडों पे होगा, यानी जो सरफेस आपने ली है ना, उसके प्लेट लिया, उसके दो रुख होंगे, तो दोनों रुखों पे, दोनों फेसेस पे चार्ज मौजूद है। अब वो वहां पे जो चार्ज मौजूद है तो वो फील्ड बनाएगा। जैसे आप इस केस में देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज इस फेस पे भी है, पॉजिटिव चार्ज इस फेस पे भी है, तो इधर भी फील्ड होगी, इधर भी फील्ड होगी। अब आप सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो तो लेफ्ट साइड पे भी बनेगी, राइट साइड पे, यानी दोनों फेसेस पे बनेगी फील्ड, दोनों साइड पे एग्जिस्ट कर रही है। सेम मामला नेगेटिव प्लेट के लिए हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज भी अगर आपके पास आएगा वो भी दोनों फेसेस पे होगा, उसकी फील्ड भी दोनों एंड्स पे एग्जिस्ट करेगी। तो अब ये ऐसा इसलिए है कि कोई एक्सटर्नल फील्ड वहां पे मौजूद नहीं है जो उन चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन को खराब करे, यानी उनको अरेंज करने की कोशिश करे। तो वो चार्जेस अब दोनों साइड्स पे स्प्रेड हो चुके हैं, तो आपके पास आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर यानी एक उसके दोनों रुखों पे दिखाई दे रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों रुखों पे बन चुकी है। ठीक होगी बात। तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी फील्ड आउटवर्ड डायरेक्टेड है, इसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज है उसकी फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी आप देखो आपने सेम ली है, सिग्मा वन से मेंशन किया हुआ है, यानी आपने ये अज्यूम किया हुआ है दोनों तरफ आने वाले चार्ज की मिकदार क्या है, सेम है। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया एक्चुअली मुझे कहना चाहिए सेम है, कि दोनों एंड पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आपने ली, सेम कंसीडर की हुई है। जितनी आपने पॉजिटिव चार्ज के वजह से कंसीडर की है उतनी आपने नेगेटिव चार्ज की वजह से दोनों एंड्स पे सिग्मा वन लिखा हुआ है। अब जनाब जब आप इन दोनों प्लेट्स को करीब करीब ले आओगे, अब क्या होगा, तो जब ये एक दूसरे के करीब होंगी और पैरेलल प्लेस की होंगी, तो जनाबे वाला एक की फील्ड दूसरे की फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगी।
तो अब आपके पास क्या होगा, जो एक्सेसिव चार्ज है वो दूसरे चार्ज की प्लेट को, जो प्लेट पे चार्ज है उसे अपनी जानिब खींचेगा। तो इसका मतलब वो चार्ज जो पहले सरफेस के दोनों साइडों पे था वो एक जानिब आ जाएगा। तो आपके पास इनर फेसिस पे अब चार्ज आपको इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पहले ये चार्ज सरफेस के आप कह लो इस रुख पे भी था और ये नेगेटिव चार्ज सरफेस के इस रुख पे भी था, मगर जब करीब आए तो दोनों फील्ड्स ने इंटरेक्शन किया तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो बाहर वाले हिस्से से भी चार्ज अंदर आ गया। अब बाहर फील्ड मौजूद नहीं रही, ठीक हो गया, अब फील्ड सारी अंदर आ गई है। मैं जानता हूं कि अब इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सेम थी पहले, मगर अब बाहर वाला चार्ज भी चूंकि अंदर की जानिब मूव कर गया है तो ट्वाइस आपके पास दुगना चार्ज आ गया है इस सतह पे, और इस सतह पे भी दुगना चार्ज हो गया है। तो इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डबल हो जानी चाहिए कि पहले यहाँ पे अगर सिग्मा 1 था तो बाहर वाला चार्ज भी अंदर ट्रेवल कर गया तो 2 सिग्मा 1 डबल हो गया ना, चार्ज पर यूनिट एरिया डबल हो गया आपके पास। तो यहाँ पे भी सेम मामला आ जाएंगे। तो मगर याद रखिएगा बाहर अब कोई फील्ड मौजूद नहीं है। तो अब आप दोनों को जैसे डबल 2 सिग्मा 1 कर दिया तो इसे मैं एक ही जस्ट नाम सिग्मा दे देता हूं। तो ये वो सरफेस अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट आपने कंसीडर करनी है। यानी 2 सिग्मा 1 को हमने एक जस्ट नाम दे दिया सिग्मा 1 के तौर पे। तो फील्ड आपकी कहां से किधर जा रही है, अंडरस्टूड है, पॉजिटिव से जा रही है किस तरफ, नेगेटिव की तरफ, और आउटर फेसिस पे अब आपको दिख रहा है कोई फील्ड, कोई चार्ज नहीं है तो कोई फील्ड भी मौजूद नहीं है। अब चूंकि चार्ज आपका मूव कर गया अंदर की जानी, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है टू प्लेट्स की वो सम नहीं है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल प्लेट्स का। आप देखो पहले यहाँ पे कम चार्जेस थे, आप चार अगर आप फिग देखो तो आपको दिखाई दे रहा है जैसे 4 यहाँ पे हैं, 4 ये 8 हैं। तो अब आप देखो ये 8 से ज्यादा है, इधर भी देखो तो ये 8 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि वो सम नहीं है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मजीद अंदर से भी चार्जेस को खींचेगा। तो ये चीज समझने वाली है आपके पास। तो ठीक होगी बात। अब आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑपोजिटली चार्ज। अब अगर आपके पास चार्जेस चूंकि फिक्स हैं, चूंकि नॉन कंडक्टिंग है, अब वो चार्ज मूव नहीं कर सकते जैसे ऊपर वाली प्लेट्स में कंडक्टिंग में मूव कर गए थे। तो अब आप क्या करोगे, फील्ड हर शीट के लिए अलग अलग फील्ड निकालोगे और उनको अलजबरे तौर पे ऐड कर दोगे सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल है ईच अदर के, एक ही पैरेलल सिंथ में मूव कर रही होंगी। तो ये उस केस में जब नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हो, अभी जो ऊपर पड़ा है वो कौन सी प्लेट थी, कंडक्टिंग प्लेट थी। तो इसका मैकेनिज्म तो बड़ा सादा सा है कि अलग अलग कैलकुलेट करके दोनों को सिंपली जमा कर दो। ठीक होगी बात। तो ये जनाब आज का टॉपिक था हमारे पास। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गाजीस लॉ को इस्तेमाल करते हुए मालूम की, जिसमें कौन सी सिमेट्री थी, प्लेनर सिमेट्री थी। हमने पहले एक सिंगल शीट को देखा, फिर हमने 2 डिफरेंट शीट्स के दरमियान में देखी फील्ड। तो ये जनाब सादा सा हमारा कंसेप्ट था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई डाउट हो, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।